जय श्री कृष्णा आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में और मैं हूँ सोनिया कानूनगो। आज हम सीरीज नहीं करने वाले हैं। सीरीज 9 मैंने कंप्लीट कर दी है। 8 आई थिंक 8 सीरीज तक कंप्लीट हो गया है। बाकी के सीरीज जो है वो हम थोड़ा सा पॉज लेकर करेंगे क्योंकि बीच में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बेसिकली हम ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि हम टीचर बनने वाले हैं। आप सब लोग फ्यूचर में टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है वो आखिर होता क्या है? अगर वही आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो जो भी रट्टाफिकेशन जो भी थ्योरीज आप याद कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही टॉपिक से जो कि सिलेबस की बेस है या फिर कह सकते हो इस सिलेबस की जान है। अगर उस टॉपिक को और आने वाले कुछ टॉपिक्स को आपने अच्छे से सुन लिया ना वो ही काफी होगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सीरीज को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे लेकिन इन सारे टॉपिक्स को हो जाने के बाद में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो ये भी उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे चैनल को ग्रो करने में। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि क्या होगा आपको डेली, वैसे तो वीडियोस डेली ही बन रहे हैं तो डेली आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? आखिर क्या बला है कि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमको कौन सी ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारी टीचिंग शिप को और ज्यादा क्रिएटिव बना दे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो रेफर करते हैं हम नेचुरल एबिलिटी को, इंटरेस्ट को, स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर। आप सब देखो, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। दो तरह के मोटिवेशंस की हमने बात की थी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। आप लोग ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारी नीड है, सैलरी हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक बेसिक नीड है। लेकिन एक अच्छा और इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी जगाना होगा। कैसे जगाना होगा? आपकी नेचुरल एबिलिटीज को, मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने में कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो बच्चे आपका इंतजार करें। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों का ध्यान आप अपनी तरफ केंद्रित कर सके, बच्चों को सेंटर बना सके और अपनी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को अपने, जब क्योंकि पता है क्या, जब तक आप खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना किसी चीज में आप सामने वाले का इंटरेस्ट जगा ही नहीं सकते। आपकी उसके लिए क्या होगा, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये जो हम स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एक बेहतर टीचर बनने के लिए, ये सारी चीजें जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को इनहेंस करती हैं। मेरी बात सुनिए कि मैंने ये जो प्रेजेंटेशंस बनाई हैं वो इंग्लिश में जरूर बनाई हैं लेकिन इन सब का निचोड़ मैं पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दूंगी। देखिए, वहां पर आपको राइटिंग नहीं करनी है, वहां पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन आंसर्स को टिक लगाना है। तो दोनों तरफ से आपकी जो बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो काम करनी चाहिए कि एक तरफ इंग्लिश की तरफ का पेपर होगा, एक तरफ हिंदी लिखी हुई होगी, तो दोनों ही चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। इजी मीनिंग था कि टीचिंग का एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपके अंदर की जो स्किल्स हैं, जो आपकी नेचुरल स्किल्स हैं, जो आपके एबिलिटीज को शो करती हैं, उसको बोला जाता है एक इफेक्टिव टीचिंग। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें जब हम एजुकेशंस लेकर आए हैं या फिर आप एजुकेशंस लेकर आए हैं, आप खुद सोचिए उस तरह के टीचर्स को और आज के टीचर्स की रिक्वायरमेंट को अगर हम कंपैरिजन करें तो आप खुद सोचिए कि हमने उन टीचर्स से क्या पाया। एक बेहतर डिसिप्लिन तो पाया, लेकिन आज जो टेक्निक्स हम बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं क्या वो हमने सीखी? नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड ही देखा जहाँ टीचर हमारा क्लास में आते थे और पढ़ाते थे, नहीं आया दो चार डंडे मारकर चले जाते थे। बस यही
सुबह शाम की प्रक्रियाएं रहती थी। हाँ, हाफ ईयरली में क्या आने वाला है, ईयरली में क्या आने वाला है, फर्स्ट टेस्ट आने वाले हैं, इन सब के बारे में बातें होती थी। कितना सिलेबस आएगा, ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आंसर कर लेना, ऐसा ही आंसर होना चाहिए। ये सारी चीजें हम और आप करके आए हैं, लेकिन क्या आज के बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं। आज की रिक्वायरमेंट, पढ़ाने का तरीका, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अगर हम वो सारी एबिलिटीज, वो सारी स्किल्स को हमारे अंदर डेवलप नहीं कर सकते, तो हमारा टीचिंग के अंदर जाना यूजलेस है। क्योंकि एनईपी 2020 के हिसाब से, 23 के हिसाब से बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स आ गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही होता है, अदरवाइज वो पनिशेबल भी हैं। आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब से निकालना बहुत इजी हो गया है गवर्नमेंट का, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो टीचिंग क्या है, एक प्यारा सा कोट लिखा है मैंने यहाँ पर कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग नॉलेज बट अबाउट हाउ वेल यू कैन डिलीवर दैट नॉलेज टू स्टूडेंट। क्या होता है, हमारे पास में नॉलेज तो भैया बहुत सारी है, पूरी किताबें रट के आए हैं हम, पूरा सब कुछ जानते हैं, साइंस में तो घोट के पी लिया है सब कुछ, सब कुछ मैथ्स की इक्वेशंस वगैरह सब कुछ आती है। लेकिन जब आप उस ज्ञान को बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी जो एबिलिटी है वो शो करेगी, आपकी स्किल्स शो करेगी कि क्या उस ज्ञान को वो बच्चा जो है वो ग्रैप्स कर पा रहा है, वो अपनी क्रिएटिविटी में उसको यूज कर पा रहा है। वहां जाकर आपके ज्ञान की जो है वो असली परख होगी कि सारा ज्ञान जो आपने अपने दिल दिमाग में भरा हुआ है, आप किस तरीके से उस बच्चे के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए ही आज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के यूज किए जाते हैं। क्योंकि आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं, जहां पर एक डिसेबिलिटी से शिकार बच्चे को भी आपको पढ़ाना है, एक मंद बुद्धि बच्चे को भी उसी छत के नीचे पढ़ाना है, वहीं पर आपको एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी काबू में रखना है। इन सब को मैनेज करके आप किस तरीके से उस बच्चे तक अपना ज्ञान प्रसार कर सकते हैं, यही होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड ग्रो। कि वो बच्चा किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और अपने आप को ग्रो करेगा। एक बच्चा जो है नर्सरी से शुरू करता है, नर्सरी से टीचर्स उनके अंदर ज्ञान भरने की कोशिश करती है। अब डिपेंड करता है कि उस बच्चे के अंदर ज्ञान किस तरीके से भरा जा रहा है, कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो उस ज्ञान को ग्रो करता है, उसको बढ़ाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, रियल लाइफ में यूज करता है। देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के आज भी कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको डिफरेंट तरह की एबिलिटीज, डिफरेंट तरह के मेथड्स नहीं यूज में करके सिखाए जाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर छोटी छोटी चीजों की मतलब इस तरीके से उनको सिखाया जाता है कि हम खुद भी सुन करके देख करके दंग रह जाते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, पैसा तो वो लेते हैं लेकिन उसका भरपूर यूज भी करवाते हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर आज के टाइम पर जो गवर्नमेंट चेंज करना चाह रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नॉर्म्स को देखते हुए चेंज कर रही है कि आखिर पेरेंट्स आज प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, जहां तक कि जो सरकारी स्कूल्स में टीचर्स हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह यही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप यूज में ले रहे हैं इन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वो कितने ज्यादा उन पर अपना असर दिखा रहे हैं बच्चों की ग्रोथ पर, वो मायने रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डीप कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की डीप कंसेप्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। याद कर लो, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, एबिलिटी, आपकी भी एबिलिटी और उस बच्चे की भी जो ज्ञान ले रहा है आपसे, उसकी एबिलिटी, दोनों पर ये डिपेंड करता है। इसमें क्या क्या चीज आएगी? अंडरस्टैंडिंग आएगी स्टूडेंट्स की, नीड्स एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट क्लियरली, एडजस्टिंग टीचिंग मेथड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज ले लिया वहां तक ठीक है, लेकिन अब उस नॉलेज को कितने तरह के मेथड्स के थ्रू आप उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो
उस नॉलेज को बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करना, एक क्रिएटिविटी में क्रिएट करना आपका सबसे बड़ा मेजर रोल करेगा। यहाँ पर आपकी एबिलिटी जो है वो टेस्ट होगी। ठीक है। नंबर 2 है इंटरेस्ट, कि एक गुड टीचर मस्ट हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग। विदाउट इंटरेस्ट टीचिंग बिकम्स मैकेनिकल एंड इनइफेक्टिव। याद करिए अपने स्कूल्स के टाइम पर जब हमें टीचर्स रट्टाफिकेशन कराते थे, खड़े होकर के बोलते थे कि भाई अब हमको बुक्स पढ़ के दिखाओ, ये बच्चा ये पेज पढ़ के दिखाएगा, ये बच्चा ये पेज पढ़ के दिखाएगा। पेज पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, काम खत्म, अगले दिन कॉपी चेक हो जाएंगी और हो गया चैप्टर समाप्त। लेकिन आज का टाइम ये नहीं है। आज के टाइम पर बुकिश लर्निंग आप बच्चों को नहीं करा सकते। आज आपको डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज को, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके उस चीज को रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करके बच्चों के दिमाग तक पहुंचाना होता है, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आज जब आप ये सब कुछ सुन रहे हैं मेरे थ्रू, तो आप सोचिए कि इस चीज को आपके माइंड तक पहुंचाने के लिए मैंने कितनी स्टडी की होगी। स्टडी करने के साथ मैंने ये भी सोचा होगा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि डायरेक्ट ये जो थॉट्स है वो आपके माइंड तक पहुंच जाए। सीधी सी बात है ना। तो इसके लिए मेरा भी तो इंटरेस्ट होना जरूरी है ना इन सब चीजों में। अगर मैं खुद अपने इन सब चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखूंगी कि तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुंच ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही ये ज्ञान लेकर के आप आगे जाएंगे, टीचर बनेंगे, बच्चों के पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको अपनी एबिलिटीज को उन तक पहुंचाना होगा। तो इसके लिए सिर्फ मैकेनिकल बनना जरूरी नहीं है कि गए और मशीन की तरह आपने बोलना शुरू किया, लिखाना शुरू किया, ब्लैक बोर्ड पर काम खत्म। आज का टाइम वो नहीं है। नंबर 3 क्या कहता है, इसके लिए आपके अंदर स्किल्स होंगे। अब स्किल्स तो ऑब्वियस सी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग तो बहुत सालों से कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, इन स्किल्स को इनवाइब करने के लिए, अपने अंदर भरने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब कल आप टीचिंग क्लासेस के अंदर जाएं तो क्या हो कि आपको बेहतर तरीके से पता हो कि किस बच्चे को किस तरीके से डील करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में अभी देखो, थोड़े टाइम नहीं, थोड़े सालों पहले जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, मैंने भी दिए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उस वक्त ना तो ये सीडीपी पढ़ाया जाता था, ना क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, ना टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब के तो नाम ही नहीं सुने थे हम लोगों ने। ठीक है ना। बीएड में भी ये बहुत टाइम बाद में आए हैं। उसके पहले क्या होती थी, नॉर्मल चीजें, एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे, मैथ्स का हो जाता था, साइंस का हो जाता था, रीजनिंग हो जाती थी, कंप्यूटर हो जाता था, हिंदी इंग्लिश यही होता था। क्योंकि पहले के टाइम में सिर्फ यही थॉट होती थी कि इन सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन आज इस नॉलेज के साथ साथ आप उस क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप उसके अंदर स्किल्स को रिक्वायर करोगे, किस तरीके से क्वालिटीज को बच्चों के अंदर डालोगे, अंडरस्टैंडिंग कराओगे, उसके लिए आपको स्कूल्स में घुसते बरोबर ट्रेनिंग दी जाती है। दूर दूर ट्रेनिंग्स पर बुलाया जाता है, सेशन दिए जाते हैं कि आप बच्चों को उस मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से ढालो। ठीक है ना। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनिंग्स की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, इन सब बातों पर जोर दिया जाता है। तो आज के टाइम पर आपकी एबिलिटी इंपॉर्टेंस रखती है, आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए, फिर आगे क्या होता है कि टीचिंग इज नॉट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, कि टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देना नहीं होता। न्यूज़पेपर जैसे न्यूज वाले आते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, हमको न्यूज मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। टीचिंग होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको सामने वाले को किस तरीके से अंडरस्टैंड कराएं, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन को क्रिएटिविटी में चेंज करना, रियल लाइफ एग्जांपल्स में चेंज करना, इसी को बोला जाता है। तो किस तरीके से टीचिंग को आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करके क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, गाइडिंग स्टूडेंट्स, के आज के टाइम पर बच्चों को गाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने सारे कोर्सेज हो गए हैं, बच्चे
लाखों की फीस देते हैं उन कोर्सेज को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए बेहतर गाइडलाइंस काउंसलर्स बनाए गए हैं। बहुत जगह-जगह पर काउंसलर्स मिल जाएँगे आपको, जो बच्चों को बेहतर गाइडलाइंस देते हैं। तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें कि 10th के बाद आपको कौन-सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, आपकी एबिलिटी क्या है, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। पहले तो हमें बस पेरेंट्स बोल देते थे भैया साइंस लेना है, मैथ लेना है, कॉमर्स लेना है और हम आँख बंद करके ले लेते थे। 2 साल स्टडी करते थे, बाद में क्या होगा भगवान जाने। आज का टाइम वो नहीं है। आज बेस लेवल से बच्चों को पढ़ाई सिखाई जाती है और वो पढ़ाई उनकी लाइफ में उनका फ्यूचर डिसाइड करती है और गाइड करने वाले ना केवल पेरेंट्स होते हैं बल्कि टीचर्स भी होते हैं, क्योंकि आज के टाइम के जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। पहले की तरह नहीं कि सब कुछ टीचर पर छोड़ दिया जाता था। आज अगर आप बच्चे को थोड़ा-सा मिसगाइड कर देते हो या गलत गाइडेंस दे देते हो तो टीचर उस पेरेंट्स जो है वो उसको ग्रैप्स कर लेता है और आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरा है मोटिवेटिंग देम। मोटिवेशन तो लाइफ में बहुत जरूरी है। बच्चों को सिर्फ इसलिए मोटिवेट नहीं करना है कि बड़े होकर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, इसलिए मोटिवेट करना चाहिए कि इससे आपके ज्ञान का संचार होगा, एक बेटर पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आएगी, सोसाइटी में आपका नाम होगा। ये भी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकते हैं। तो इस तरह का मोटिवेशन आप उनमें कब दे पाएंगे, जब आपके अंदर खुद इंट्रिंसिक मोटिवेशन की भरमार होगी। अगर आप खुद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को लेकर के इस जॉब को पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आप बच्चों को मोटिवेशन नहीं दे सकते। और पढ़ाई में आगे होने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। एक नॉर्मल भी चीज ले लो, छोटे से बच्चे को अगर आपने डिसअपॉइंट कर दिया किसी चीज को लेकर के तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, लेकिन आपने उसी चीज को, उसी गलती को मोटिवेट होकर के थोड़ा सा टर्न करके अपने वर्ड्स को चेंज करके बोला तो वो क्या करेगा, उस चीज को बेहतर करने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। बहुत इजी चीज है, बस दिमाग में बिठाने की देर है। ठीक है, अगला बोलता है डेवलपिंग देयर थिंकिंग एबिलिटी। देखो बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए ही तो इतने सारे मैक्सिम्स बनाए गए हैं, इतने सारे टीचिंग मेथड्स बनाए गए हैं, प्ले वे मेथड बनाया गया है, ह्यूरिस्टिक मेथड बनाए गए हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम डिटेल में पूरे पढ़ चुके हैं। तो इन सब मेथड्स को क्यों बनाया गया है, क्योंकि अलग अलग बच्चे की नीड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है और उसी हिसाब से हमें इन मेथड्स को यूज किया जाता है। जैसे नर्सरी के अंदर अभी जैसे मैं छोटे छोटे अल्फाबेट्स आते हैं रेजिन के, तो उन अल्फाबेट्स को यूज करके बच्चे जो है वो क्रिएटिव तो होते ही हैं और उसमें एक नई चीज क्या डाल दी जाती है, जैसे उसके अंदर ना स्पाइसेस डाल दिए जाते हैं, रेजिन के अंदर उसमें सीरियल्स डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जिन बच्चों को, जो बच्चे अगर उनके साथ में खेले तो उनको दिखे कि हाँ भाई ये स्पाइसेस हैं और ये हमारे डेली यूजेस में आते हैं। तो देखो क्रिएटिविटी कहाँ तक बढ़ चुकी है कि बच्चों को कितने तरीकों से, आज जब मैं मेरे बच्चे के स्कूल में जाती हूँ तो उनके पूरे वॉल के ऊपर डिजाइन्स, डेकोरेशंस हो रखी हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, स्मॉल, लार्ज, बहुत सारी शेप्स बनी हुई हैं, इतनी चीजें लिखी हुई हैं कि पूरी स्टडी बच्चा खेलते खेलते वहीं क्लासरूम के बाहर ही कर सकता है। इतना सुंदर माहौल लगता है, मतलब पूरा स्कूल इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया है कि कहीं पर भी वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हेल्पिंग देम सॉल्व प्रॉब्लम। नहीं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर क्लासरूम में बच्चे ने किसी किसी भी बच्चे ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में एबल नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें वो क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि मैं मेरे बेटे को पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे फोन अपने पास में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अब जैसे कल ही मैं उसको सिनोनिम और एंटोनिम्स की पढ़ाई करा रही थी, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो शायद मैंने सुने भी नहीं थे। अब 5th क्लास के अंदर वो वर्ड्स मुझे जब सुनने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि पढ़ाई का लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है। तो सोचो आपको अपना लेवल किस लेवल तक पहुंचाना है। सीधी बात है ना, आपका लेवल क्या होना चाहिए? आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चे की प्रॉब्लम सुनते ही उसको सॉल्व कर लें और अगर नहीं भी आ रही तो इस तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि बच्चे को एहसास भी ना हो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारे मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो
टीचर जो होता है वो ना केवल इंस्ट्रक्टर होता है बल्कि फैसिलिटेटर होता है। एनईपी 2020 की ये पहली टर्म है कि टीचर जो होगा वो इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा, वो फैसिलिटेटर होगा, वो बच्चों को गाइड करने वाला होगा। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो फैसिलिटीज देता है बच्चों को। अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चों को तो वो उसको क्या करता है? फैसिलिटी देता है। तो आज के टाइम पर आपको एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, एज अ मेंटर काम करना है, ताकि आप बच्चे को फैसिलिटीज दे सको जो वो चाहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर नहीं कि इंस्ट्रक्शंस दे करके आ गए। इसीलिए गवर्नमेंट आज के टाइम पर और पहले के टाइम पर भी गवर्नमेंट टीचर्स को एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी, लेकिन पहले के टाइम पर जिन लोगों ने टीचर्स को अपॉइंट किया था शायद उन्हें ही इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। और आज के टाइम पर जो गाइडलाइंस बन रही हैं, जो चीजों को हम देख रहे हैं, उस हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड इनबॉर्न और लर्न। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो इनबॉर्न होता है, मतलब जन्मजात होता है, या फिर उसको क्रिएट किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। सम पीपल नेचुरली हैव गुड टीचिंग एबिलिटीज एंड अदर डेवलप इट थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें जन्म से ही पढ़ाने की आदत होती है, मतलब उनको उनके अंदर वो जो टीचिंग शिप होती है ना वो ऑलरेडी इनबिल्ड होती है, उन्हें उसको सिर्फ पॉलिश करना होता है। कहते हैं ना कि भगवान की दी हुई देन है, इसका इसको सिर्फ हमें पहचानना है और पॉलिश करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिनके बारे में हम बोलते हैं, वही टीचरशिप के लिए भी होती है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि इनबॉर्न होते हैं, जिनके अंदर ये क्वालिटी समझाना, जैसे कोई किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकता है, तो वहीं दूसरा जो इंसान होगा उसमें नॉलेज तो भरसक होगी लेकिन उसे समझाने का तरीका नहीं आता होगा। तो यही अंतर होता है एक टीचिंग शिप को जो बेहतर बनाता है कि, लेकिन आज के टाइम पर उन्हें ट्रेनिंग लेकर के और प्रैक्टिस करके चेंज किया जा सकता है। आज हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रेनिंग्स लेकर के सीख सकते हैं कि भाई हमारे लिए क्या जरूरी है, टीचरशिप में क्या जरूरी होना चाहिए, क्या जरूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रेनिंग तो जाते बरोबर ही आपको देना शुरू कर दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि भाई पढ़ाने से पहले ही आपको ट्रेनिंग से निकलना होता है। कैंप होते हैं जिन्हें आपको ज्वाइन करना होता है, वहां पर आपको टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करना है। तो एक इनबॉर्न नहीं भी होता है तब भी आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयरफॉर टीचिंग एप्टीट्यूड इज पार्शियली इनबॉर्न एंड पार्शियली एक्वायर्ड। दिस मीन्स एनीवन कैन इम्प्रूव एंड बिकम अ बेटर टीचर। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर इनबॉर्न वो मैजिक नहीं है पढ़ाने का तो आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं। हर कोई इंसान मतलब पैदा जब होता है तो वो सारी स्किल्स लेकर के पैदा नहीं होता, पर एनवायरनमेंट को देख करके, पढ़ाई को करके, क्लासेस अटेंड करके, ट्रेनिंग अटेंड करके, इन सब चीजों से वो अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि की फीचर्स कौन से होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो की फीचर्स कौन से होंगे? पहला होगा एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड डिफिकल्ट कंसेप्ट इन सिंपल वे, कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका पहला की फीचर क्या है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिफिकल्ट कंसेप्ट को भी सिंपल तरीके से उस बच्चे के अंदर भर सको, सिखा सको। बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके आप डिफिकल्ट कंसेप्ट को भी इजी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट। देखो इसकी बात तो हम शुरू से कर रहे हैं कि आज के टाइम पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जो एक छत के नीचे सभी तरह के बच्चों को रख करके पढ़ाई कराता है। उसमें आपको हो सकता है ब्रेल लिपि का भी यूज करना पड़े तो आपको उसकी भी नॉलेज आनी चाहिए, हो सकता है आपको फिंगरिंग का यूज करना पड़े। जो लोग मतलब सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी के अंदर ऑस्टिम्स की प्रॉब्लम होगी, किसी के अंदर डिसेबिलिटीज होंगी, किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, उनके डिफरेंसेस को देखते हुए आपको उनको पढ़ाना होता है। फिर आता है पेशेंस और एम्पैथी। देखो पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है एक टीचर के अंदर, क्योंकि इतने सारे बच्चों को एक साथ हैंडल करना, वो भी सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। भाई एज अ पेरेंट्स तो हम एक एक दो दो बच्चों को झेलने में भी बहुत हिम्मत हमारी, कई बार तो मैं ये बोलती हूँ कि हे भगवान 1-1.5 महीने की छुट्टियां कैसे आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब एज अ टीचर हम उस क्लासरूम के अंदर
कदम रखते हैं तो सोचिए हमें कितने बच्चों को मैनेज करना होता है, वो भी एज ए पेरेंट्स। तो हम उन बच्चों को डांट भी देते हैं, हमारे बच्चों को कभी कभी तो पिटाई भी लग जाती है और बेचारे वो सुनते भी हैं और हमारे हिसाब से ही हम उनको मैनेज करते हैं। लेकिन वहां पर हम ना उन्हें कुछ कह सकते हैं, ना मार सकते, ना सुना सकते, बल्कि उनके अंदर हमें ऐसी चीजें, ऐसी कंसेप्ट डालनी होती हैं जिससे कि वो आगे ग्रो कर सके, उनका फ्यूचर बन सके। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है, एम्पैथी रखनी पड़ती है। एम्पैथी क्या चीज होती है, सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस होता है। सिंपैथी वो होती है जो सामने वाले के दर्द को महसूस तो करती है लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एम्पैथी वो होती है जैसे हम उस इंसान का दुख दर्द महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल महसूस करते हुए, खुद पर इम्प्लीमेंट करते हुए हम उस काम को कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो डिसेबिलिटी का शिकार है, वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, तो हम ना केवल उस चीज को फील करेंगे बल्कि फील करने के बाद में हम उसकी रिक्वायरमेंट को ठीक उसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे जैसे उसको रियल में नीड होगी। नेक्स्ट है कि आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। भैया कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम होता है जहां आप अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने पढ़ाने के तरीके को उस बच्चे के अंदर इनवाइब कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन टेक्निक्स तो होनी बहुत जरूरी है। और स्पेशली जिस स्टेट में आप पढ़ा रहे हैं, जहां पर उनकी लैंग्वेज है, जहां मदर टंग उनकी यूज की जाती है, उस लैंग्वेज के अंदर आपको प्रेफरेंस भी दी जाती है। उसके बाद में है एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चा आपको देखते ही चारों तरफ से घेर ले। आपका हंसमुख स्वभाव होना चाहिए। प्ले वे मेथड से आप उन जब बच्चों को खिलाते हैं तो आपको खुद को ऐसा फील होना चाहिए कि मैं भी उनके साथ एक बच्चा हूँ, तो वो बच्चे आपके साथ और अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। तो ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर अडेप्टेबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स। देखो टीचिंग मेथड्स बहुत तरह अलग अलग होते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि हर तरह का टीचिंग मेथड हर स्टूडेंट्स को सूट करे। तो ये पहले आपको पता लगाना होता है कि कौन से बच्चे को किस तरह की टीचिंग एप्टीट्यूड की जरूरत है, टीचिंग मेथड्स की जरूरत है, उसी हिसाब से आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया गया है। पहला टीचर बोलता है कि हैज डीप सब्जेक्ट नॉलेज बट टीचेस इन अ बोरिंग वे। देखो ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है किसी टीचर के अंदर नॉलेज भरमार हो लेकिन उसे बेटर कम्युनिकेशन नहीं आता कि वो अपनी बातें सामने वाले बच्चे के दिल और दिमाग में पहुंचा सके। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको अगर बेहतर तरीके से समझाना आता है तो आपके अंदर अगर नॉलेज की थोड़ी सी कमी भी है तब भी आप काम चला लेंगे। लेकिन आपको कम्युनिकेशन का बेहतर तरीका नहीं आता तो आप सच मानिए उस नॉलेज को अपने साथ घर वापस ले जाएंगे। उसके बाद में आता है कि दूसरा टीचर है जिसके पास में एवरेज नॉलेज है बट एक्सप्लेन वो ऐसे करता है कि सामने ऐसा लगता है जैसे मूवी चल रही हो। तो इसको क्या बोला जाता है, बेटर एक्सपीरियंस भी होता है कि भाई नॉलेज नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, बहुत सारे लोगों से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, उनका एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, है ना। तो इसके अंदर देखो ज्यादातर लेडीज लोगों को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बीइंग अ मदर वो अपने बच्चों को जिस तरीके से संभालती हैं तो टीचर्स को लगता है कि भाई एज अ टीचर, एज अ वुमन वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से, उनकी फीलिंग्स को एम्पैथी ज्यादा रख सकती हैं। तो इसीलिए वुमेन्स जो है उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अगला होता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड की। इतनी रामायण हमने गाई, गीता महाभारत जो भी सुनाई मैंने आपको, उसके अंदर अब लास्ट में निचोड़ ये निकलता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों आपको ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। एक स्कूल में टीचर बनने से पहले ये सारी चीजें क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं। नंबर वन, इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स लर्निंग। भाई ये सारी चीजें आपकी होंगी तो आप ऑटोमेटिकली अपनी क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो, उनकी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हो। इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। आपको ये सारे मेथड्स आते होंगे, बेटर कम्युनिकेशन आता होगा, सारे टेक्निक्स आते होंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को आप अच्छे से समझते होंगे, तो आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगा सकते हैं और उनका इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर इंटरेक्शन होता है वहां पर बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। इट हेल्प्स इन स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट रखते हैं, एक होती है इमोशनल, एक होता है इंटेलेक्चुअल। तो अगर ये दोनों ही चीजें आप बच्चों के अंदर डेवलप कर पाते हैं तो वो उनका ओवरऑल 360 डिग्री विकास हो जाता है, जिसमें 360 डिग्री में क्या क्या चीजों का विकास होता है, आपका साइकोमोटर होता है, आपका बिहेवियरिज्म का होता है और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इन चीजों का 360 डिग्री रिक्वायरमेंट आप अगर बच्चे की फुलफिल कर पाते हैं तो उनका बेहतर विकास हो सकता है।
इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, उसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम पर्सपेक्टिव भी बहुत जरूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड इक्वल टू होता है एबिलिटी, इंटरेस्ट और स्किल्स, ये हमने पढ़ा। टीचर इज अ फैसिलिटेटर नॉट एन अथॉरिटी फिगर, ये भी हमने पढ़ा, ये एक निचोड़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। फोकस इज ऑन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। देखो ये चीजें चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाला है जहां पर आपके पूरे चैप्टर की जो है रिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, कि आप एक फैसिलिटेटर बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को गाइड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बच्चे को, स्टूडेंट्स को सेंटर में रख करके पढ़ाई करानी है, ठीक है। ये एनईपी 2020 या 23 की फुलफिल रिक्वायरमेंट्स है जो कि होनी चाहिए। अ, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। कंक्लूजन क्या कहता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड इट फोकस ऑन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट। अब बताओ इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो समझाने जैसी है? सीधी सी बात है, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, सारे पॉजिटिव वर्ड्स को एक जगह पर इकट्ठा करके डिक्शनरी में भर के और कॉपी में छाप करके आ जाओ। सीधी सी बात ये है कि आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये सारी रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग आई होप तो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो इस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और सबके साथ शेयर करें, शायद हो सकता है उन लोगों को भी पसंद आए। और अभी कुछ दिनों तक मैं टीचिंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स करवाऊंगी जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट्स रहेंगे। ये आपकी आगे जाकर बहुत हेल्प करेंगे। जो सीडीपी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप बहुत सारे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, ईएमआरएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। मतलब आपको इन सब की नॉलेज अगर है डीपली तो आप क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करके आएंगे चुटकियों में। उसके बाद में केवीएस के अंदर ये पूरी तरीके से आने वाला है, डीएसएसबी के अंदर आने वाला है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग तरह के एग्जाम्स को फुलफिल करेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। देखती हूँ कौन सा टॉपिक मैं प्रिपेयर करती हूँ। और सुनिएगा इस वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।